हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने अपने चैनल पे जूरिस्प्रूडेंस और टॉट की काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। प्लीज़ आप उनको भी जाके एक बार चेक कीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क में मैक्सिमम आ जाता है इनमें डिफरेंस के लिए, बट स्टिल अगर 4 मार्क में अकेले आ जाता है तो आपको इसके बारे में इतनी सफिशिएंट नॉलेज तो होनी चाहिए कि आप 4 मार्क्स में अकेले कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को भी अटेम्प्ट कर सको। तो चलिए आज देखते हैं इसमें क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज और वर्क फॉर हायर एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज मतलब आपको ये आवाज से, इसके वर्ड से पता चल रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज मतलब हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस लिए? सर्विस लेने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज, सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं पार्लर में जाती हूँ तो मैंने पार्लर वाली से सर्विस ली है, ठीक है। या फिर मैं अगर किसी जिम में जाती हूँ तो मैं वहां की सर्विस ले रही हूँ। इसी तरीके से हम सर्विस लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है। अब ये जो है, मैं जिम में जा रही हूँ या मैं पार्लर वाले के पास जा रही हूँ, ये लोग मेरे पर्सनल एम्प्लॉय नहीं है, ये अपनी एक सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये क्या है, एक अलग सेपरेट कोई सर्विस प्रोवाइडर है जिनको मैं पे करती हूँ एंड वो मेरे को सर्विस देते हैं। मैं अगर उनको पे कर रही हूँ तो वो मुझे ही सर्विस देंगे, आपको सर्विस देने नहीं जाएंगे जब तक मैं नहीं कहूंगी कि जाके उस बंदे को जाके सर्विस दे दे, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी उनको पे करेगा वो उनको सर्विस दे देंगे, जिस हिसाब से उनको पे करेगा उस हिसाब से सर्विस दे देंगे। आप किसी भी जगह पे जाते हैं, आप जिम पे जाते हैं तो आपको पता है वहां पे पैकेजेस होते हैं कि इतने पैकेज में आपको इतनी देर जिम करने को मिलेगा, ये इक्विपमेंट्स आपको यूज करने को मिलेंगे। अगर आप इतनी देर में जा रहे हो तो आपको ये सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है। इसी तरीके से हर एक जगह जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके अलग अलग पैकेजेस होते हैं, डिपेंड करते हैं कि आप उनको क्या चीज पे कर रहे हो। अगर कोई होम ट्यूटर है, होम ट्यूटर आपके घर आता है पढ़ाने के लिए, तो वो आपसे कुछ पैसा चार्ज करता है। अगर आप उसके घर पढ़ने जाते हो तो वो आपसे अलग पैसा चार्ज करता है। तो अलग अलग टाइप की सर्विसेज अलग अलग पैसा चार्ज करती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज आगे है क्या। पार्टीज इसमें कौन कौन सी होती है, इसमें सीधी सी बात है, अब दो पार्टीज हो जाएंगी। क्या? अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस इज एन एग्रीमेंट दैट इज एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी विद अ थर्ड पार्टी फॉर अवेलिंग इट्स सर्विस। कोई एक कंपनी है, वो थर्ड पार्टी को अवेल उसकी सर्विस लेने के लिए हायर करती है, ठीक है। मान लो एक कंपनी है, मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी में 40 एसी लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने एक एसी, कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो एसी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एसी की क्लीनिनेस वगैरह के लिए, ठीक है। तो मैंने उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि भैया साल में 2 बार आके मेरे कंपनी के सारे एसी साफ करके जाओ, उन सबकी सर्विस करके जाओ। तो ये क्या है कि ये मैंने थर्ड पार्टी को एक कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, ठीक है। वो जो एसी सर्विस करने वाले हैं वो मेरे एम्प्लॉय नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी है, वो कोई थर्ड पार्टी है, वो अलग काम करते हैं, इंडिविजुअली काम करते हैं, मेरे साथ काम नहीं करते वो। द थर्ड पार्टी इज एन इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर, नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है। वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। जो मेरी कंपनी का एम्प्लॉय है, जो मेरी कंपनी का क्लीन करने वाला बंदा है, सफाई कर्मचारी है, वो एसी को डेली साफ करता है, लेकिन वो मेरी कंपनी का एज एन एम्प्लॉय उस एसी को साफ करता है। लेकिन अगर मैं एसी की सर्विस के लिए, मेंटेनेंस के लिए किसी बंदे को थर्ड पार्टी से बुलाती हूँ तो वो मेरा एम्प्लॉय नहीं होगा, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज होगा मेरा, मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है सर्विस देने के लिए। The third party is not entitled to the benefits that the employee of the company receive। सही बात है। अब मैंने जो अपने सफाई कर्मचारी को रखा हुआ है, जो मेरे एसी को, टेबल को, दरवाजों को क्लीन करता है, उसको मैं दिवाली बोनस देती हूँ, कोई ना कोई बेनिफिट देती हूँ। लेकिन क्या वो थर्ड पार्टी को मैं एसी वाले, जो मैंने कंपनी, जो थर्ड पार्टी है उसको हायर किया हुआ है, उसको मैं बुला बुला के बेनिफिट्स थोड़ी देती हूँ अपनी कंपनी के, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। फिर आता है कंट्रोल। द कंपनी डज नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द थर्ड पार्टी। जो कंपनी है वो कंट्रोल, वो एक ये कह सकती है, अपना स्पेसिफिक टाइम दे सकती है कि मुझे इस टाइम पे सर्विस चाहिए, ठीक है। मगर वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, उसको रूल नहीं कर सकती है। बट अपने एम्प्लॉय को एक कंपनी रूल कर सकती है, वो कह सकती है इतने बजे के बाद आओगे तो कल से कंपनी में मत आना, ठीक है। पर्पस एंड ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। The company enters into such contracts
where they want the service provider to assign the ownership of the intellectual property rights in the created work to it and in return pay for the work done by the service provider. ठीक है, अब अगर वो आके सर्विस मैन जो है एसी के, वो मेरे एसी को क्लीन करते हैं, तो उसका जो बेनिफिट है वो तो मैं ही ले रही हूँ ना, एंड इन रिटर्न मैं उनको पे कर रही हूँ, पेमेंट दे रही हूँ, उन्होंने कितना खर्चा, उनकी मेहनत क्या लगी है। ठीक है, इसी तरीके से और भी कोई चीज है, जैसे कि मैं ये कहती हूँ कि मैंने एक इंटीरियर डेकोरेटर को रखा हुआ है, जिसको मैं कहती हूँ कि हर 6 महीने बाद आके मेरी कंपनी के वॉलपेपर चेंज कर जाओ। वो आता है, कंपनी के वॉलपेपर चेंज करता है, मैं उसको पेमेंट दे देती हूँ। इसके बाद वो जो वॉलपेपर वहां लगते हैं, उस लग्जरी का, उस चीज का फील तो मैं ही लेती हूँ ना, वो तो नहीं आकर लेता, मैंने तो सिर्फ उसको पैसा दे दिया। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो भी वो काम करता है उसकी ओनरशिप वो मुझे ही देकर चले जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल्स वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज इज एंटर्ड इनटू। अब इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आपको समझ तो आ ही गया होगा, जैसे कि अ कंपनी टेकिंग द असिस्टेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी टू डेवलप अ वेबसाइट फॉर देम। किसी थर्ड पार्टी को एक कंपनी कहती है कि हमारे लिए वेबसाइट बना दो। डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन आर्ट वर्क, कोई आर्ट वर्क बना दो, जैसे कि मैंने वॉलपेपर की बात की, वैसे ही वो कहती है कि आपकी जो ये किसी पेंटिंग कंपनी को वो कहता है कि हमारे कंपनी के लिए आप पेंटिंग्स डिजाइन करो। ठीक है, तो इस तरीके से सर्विस लेता है उनसे। A company hiring the service of a photographer for their new jewelry collection, कि कोई एक कंपनी है, उसकी कोई नई ज्वेलरी की कलेक्शंस आई हुई है, या उसने कुछ और प्रोडक्शन आई है उसकी कोई, तो उनको बुलाता है कि आपके आके फोटो शूट कर दो। ठीक है, अ फिल्म प्रोड्यूसर हायरिंग द सर्विस ऑफ एन एनिमेशन आर्टिस्ट फॉर हिज मूवी। एनिमेशन आर्टिस्ट को जो है हायर कर उनको हायर करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये फोटोग्राफर वाला है, अगर कोई कंपनी है किसी फोटोग्राफर को हायर करती है, वो उस फोटोग्राफर से उसका टाइम मैच नहीं कर रहा है, उसका कैमरा उसको सुटेबल नहीं है, तो वो उसको बाउंड नहीं कर सकती है, भैया तू इसको चेंज कर ले या फिर मेरे टाइम पे आ। नहीं, वो क्या कर सकती है, उसके साथ सर्विस क्विट करके किसी दूसरे फोटोग्राफर को हायर कर लेगी। ठीक है, लेकिन उसको बाउंड नहीं कर सकती है एज एन एम्प्लॉय। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज में तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमारी डेली टू डेली लाइफ की बात है कि कोई इंसान है, वो किसी कंपनी के अंदर एज एन एम्प्लॉय काम करता है, तो उस वो उसको सर्व कर रहा है कंपनी को, तो कंपनी और जो एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है। ठीक है, पार्टीज इसमें कौन होंगी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इज एन एग्रीमेंट दैट इज entered into by the company with an individual for availing his her services। ठीक है, मान लो कि कोई एक टीचर है, वो किसी स्कूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो टीचर 9 to 4 जाकर उस स्कूल में पढ़ाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। ठीक है, जब एक एम्प्लॉय किसी किसी कंपनी या फर्म का बन जाता है वो बंदा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज हो जाता है। द इंडिविजुअल हियर इज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट दैट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी रिसीव। अब वो जो टीचर है वो एम्प्लॉय हो गई है, तो अगर कोई स्कूल जो है अपने टीचर्स को लंच प्रोवाइड करता है, तो उस टीचर को भी लंच मिलेगा क्योंकि वो उसकी एम्प्लॉय है। ठीक है, और आर एंटाइटल्ड टू फॉर्म टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कंट्रोल क्या है, द कंपनी इंजॉयज कंट्रोल ओवर द वर्क क्रिएटेड बाय द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉय इज बाउंड टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है, अब जो टीचर है वो, अब वो ये तो नहीं कहेगी कि नहीं भाई मुझे 9 to 4 का टाइम जो है सूट नहीं करता, मैं तो ऐसा करूंगी 12 से 6 पढ़ाऊंगी। अब जब बच्चे 6 बजे तक नहीं होंगे तो आप पढ़ाओगे कैसे, आपको तो बाउंड होना पड़ेगा स्कूल के टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ownership of intellectual property, the ownership of the intellectual property created by the employee rests with the कंपनी। ठीक है, इसका लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। इसके एक्सेप्शन क्या है, हाउएवर इन केसेस वेयर एन इन्वेंशन इज क्रिएटेड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट सच ओनरशिप रेस्ट सोलिली विद द एम्प्लॉय। वैसे तो क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो इन्वेंशन कर देता है अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तो जो उसका ओनरशिप होती है उस इन्वेंशन का, वो किसके ऊपर होती है, एम्प्लॉय के पास ही होती है। ठीक है, जो कंपनी है, जो उसका एम्प्लॉयर है, रिक्रूटर है, उसका कोई भी हक नहीं होता उसकी इन्वेंशन पे, एम्प्लॉय की इन्वेंशन पे। मगर किसी ऐसे केसेस में जब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड साइन बेस्ड होती हैं चीजें, कि वो जो एम्प्लॉय है वो रखा ही उस पर्टिकुलर रिसर्च इन्वेंशन के लिए है, तो वो जो एम्प्लॉयर है वही उसका ओनरशिप माना जाता है। जैसे कि मान लो कोई एक
फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो खोज करने के लिए, इन्वेंशन करने के लिए ही साइंटिस्ट को हायर करती है, ठीक है। तो उन्होंने साइंटिस्ट को हायर किया है खोज करने के लिए। अब उसमें अगर साइंटिस्ट जो भी खोज कर रहा है उस पे जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी फंड लग रहा है, वो कंपनी दे रही है। तो जो साइंटिस्ट को तो उसकी खोज करने का, उसका काम करने का सारा दिन का पैसा मिल रहा है। तो जो भी खोज उस दौरान होगी वो उस कंपनी की ही ओनरशिप में रहेगी, ठीक है। अब हम इसमें डिफरेंसेस देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज में। क्या है ये डिफरेंसेस, पहले देखते हैं पार्टीज कितनी होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज में दो पार्टीज होती हैं, एक कंपनी और एक थर्ड पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज में भी दो पार्टी होती है, एक कंपनी और एक एम्प्लॉय, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि इनका रिलेशनशिप कैसा होता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज में जो रिलेशनशिप है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है, ठीक, या कंसल्टेंसी जो होती है उस टाइप से होता है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज में रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, ठीक है। एक जो है उसने अपने कंपनी में एक एम्प्लॉय को रखा है, एम्प्लॉयर है, और एक एम्प्लॉई है, ठीक। इसके बाद देखते हैं कि कंट्रोल कैसे रहेगा। जो थर्ड पार्टी है वो बाउंड नहीं होती है इंस्ट्रक्शंस को ओबे करने में, ठीक है। कंपनी के इंस्ट्रक्शन को थर्ड पार्टी माने ऐसा जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज में। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज में एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर की बातों को मानना जरूरी है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि एक जो टीचर है वो बाउंड है 9 to 4 की जॉब में। वो ये नहीं कह सकती है कि मुझे 9 to 4 सूट नहीं करती है तो मैं 12 से 6 आपको पढ़ा दूंगी, नहीं, 4 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, वो चले जाएंगे, तो आपको 9 से 4 ही पढ़ाना पड़ेगा अगर आपको इसमें काम करना है तो, ठीक है। इसके बाद ओनरशिप की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज में जो ओनरशिप है, जैसे ही कंपनी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको पेमेंट दे देती है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है कंपनी के पास, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी कोई आर्ट वर्क है, वो किसी ने अगर आर्ट वर्क अपना लाके एक कंपनी को बेच दिया तो उसके बाद ओनरशिप जो है कंपनी के पास आ गई, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज में कंपनी ही बाय डिफॉल्ट ओनर होती है सब वर्क का, ठीक है। एम्प्लॉय जो भी काम करता है उसकी कंपनी ही ओनर होती है, कुछ 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 केसेस को छोड़ करके, ठीक है। तो इसी के साथ डिफरेंसेस भी कंप्लीट होते हैं। और जितना भी इसमें मटेरियल है वो सफिशिएंट है 4 मार्क्स के लिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस अकेला आ जा रहा है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस अकेला आ जा रहा है, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए। कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। Thanks for watching.